हेलो स्टूडेंट्स, आर के सेंट्रल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं राजू सर आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ सॉल्यूशन 25 क्वेश्चंस का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस एग्ज़ामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में जो है आपसे 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। क्लास 6 में या क्लास 8 में, दोनों में ही आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों में, रीजनिंग में 25 होते हैं और मैथ में आपका 50 क्वेश्चन होता है, दोनों ही क्लासेज में। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि बहुत सारे अक्रॉस इंडिया आप सभी स्टेट से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और इसका जो प्रोसीजर रहता है, काफ़ी एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो इसी पे मैं आप लोगों के लिए मैथ के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसका जो परीक्षा हुआ था वो 4 अप्रैल 2025 में ही हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा डिले इसको ले आने का कारण ये है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस थी, जिसकी वजह से ये वीडियोस डिले हो रही थी। लेकिन अब प्रॉपर वे में सारे रोड मैप बन चुके हैं। बैक टू बैक जेएनवीएस हो गया, या फिर और सैनिक हो गया, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के वो हो गए, प्रिपरेशन हो गए। इसका सारा रोड मैप बन चुका है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मैंने यहाँ पर वो करके रखा है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में सरप्राइज़ मैं रिवील करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए, खास करके आर के सेंट्रल अकेडमी के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है एक बेहतरीन सा सरप्राइज़ मैंने वो किया है, डिसाइड किया हुआ है। तो बिल्कुल वो करिए। और जितने भी पेरेंट्स या गार्जियंस इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो वो भी कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो मैंने समझाया हुआ है, बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन, मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरीके से करना होता है, ये तरीका मैं लेके चला हूँ। और हर एक क्वेश्चन में जो बेसिक नॉलेज है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने बताने की कोशिश किया हुआ है। तो ध्यान से करेंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला ही प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मेंसुरेशन का प्रश्न है। बोल रहा है कि द एरियाज ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है ना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर एंड द ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट। ओके, तो इसको करना क्या है, आपको दो तरह का ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, आपको बताया गया है कि दो तरह का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपका इसमें आप सभी को पता है कि जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, उसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पर जो हमारी लेंथ होती है इसकी और ब्रेथ होती है, ये आपस में बराबर होती है। इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ आमने सामने वाली लेंथ बराबर होगी, और ब्रेथ में ये दोनों बराबर होगी। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो एरिया हम निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हो जाता है एल इंटू बी। और हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है डेटा मैं वही लेकर चलूँगा। लेंथ दिया हुआ है, ब्रिथ ब्रिथ दिया हुआ है, लेंथ पूछ रहा है रेक्टेंगल का। तो लेंथ हम मान लेते हैं एक्स है, और ब्रीथ मान लेते हैं जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर वो है। और हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, यानी जो हमारा ए की वैल्यू है, यानी भुजा है वर्ग का, स्क्वायर का, वो है 30। तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर x इंटू 25 इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा 900। जैसे ही हम काटेंगे इसको, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे हम, 25, हाँ 25। अब देखिए, इसको जैसे ही काटेंगे, आप सभी को पता है कि ये कितने बार में कटेगा, 25 तियाँ होता है, 25 3 जा 75 होता है। तो 4 वाले ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए।
तो 38 और 36 में आएगा। तो 75 जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ 150 बचेगा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। आगे बात समझें, बेहतरीन क्वेश्चन है को बेसिक समझिएगा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे मेन है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बेशक मतलब बेशक आप ऐसे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके अपना आंसर जल्द से जल्द ला सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने दो मोबाइल फोन क्रमशः इतने रुपए में और इतने रुपए में खरीदे हैं, उन्हें कुल इतने रुपए में बेच रहा है, तो उसका हानि और या लाभ प्रतिशत बता रहा है। इसको मैंने चूंकि सिक्स और सिक्स सेवन एट क्लास में मैंने इसको प्रश्न को डिस्कस भी किया हुआ है। फिर भी जिन्होंने उस टाइम नहीं समझ पाया था उसको यहाँ पर आप समझ लीजिए। एक मोबाइल फ़ोन एक दुकानदार जो है वो 15,600 रुपये में ख़रीदता है, और दूसरा जो है ये टोटल जो है 14,400 में ख़रीदता है। तो टोटल उसका खर्चा पैसा होता है, जो भी पैसा उसने खर्चा किया, वो कितने रुपए खर्चा किया, 30,000 रुपये उसने खर्चा किया। अब ये इसका क्या हो जाएगा, से कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगी। और जब ये बेच रहा है, जब ये दोनों मोबाइल को कितने में बेच रहा है 31,200 रुपये में। ये इसका क्या है, सी एस पी है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,200 रुपये, ठीक है ना। तो 1,200 रुपये है, यानी 1,200 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी इसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है, प्लस में है। तो हानि वाले ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब 6% लाभ है या 4% लाभ है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1,200 बटे सीपी, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, बेस मानते हैं, अपॉन 30,000 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, और 3 से ये 12 कट गया 4 बार में, यानी 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। आप सभी को पता है कि जब हम लोग प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, तो प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, ठीक है ना। और जब लॉस निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी जब आपका सीपी एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जब लॉस कब होगा, जब आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी कम होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है ये लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बिजली के बल्ब बनते हैं तथा प्रत्येक 15 बल्ब में से 2 खराब होता है। यदि फैक्ट्री में प्रतिदिन 630 बल्ब बनते हैं तो प्रतिदिन बनने वाले खराब बल्बों की संख्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको करने मतलब बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं ऐसे प्रश्नों को करने में, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम लोग रखें तो कैसे रखें, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, आदमी गलतियों से ही सीखता है, कैसे करना होता है बस उसको अगर ये पता हो। जैसे कि अगर देखिए हम रामायण में बात करें तो राम जी को अगर पता होता कि रावण के नाभि में ही बाण चलाना है तो वो पहले ही चला दिए होते, लेकिन उनको बताने वाले विभीषण जी थे। तो उसके बाद ही वो रावण को मार पाए। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको वो टेक्निक आपको मतलब आनी चाहिए, जिससे आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सको। तो क्या है, बस लैंग्वेज के साथ ही आपको चलना है, जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वैसे 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 चलना है। तो डिफेक्टिव बल्ब की अगर बात करें, तो डिफेक्टिव बल्ब आपका क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2 बल्ब खराब हो रहा है 15 बल्ब में से, 15 बल्ब में से 2 बल्ब, यानी टोटल 15 बल्ब में से 2 बल्ब खराब हो रहा है। तो जो खराब हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और इनिशियल वैल्यू को हम हमेशा नीचे रखते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है ना।
और एक दिन में कितना बनना है, 630 बल्ब। तो सीधे सीधे अब काट दीजिए, आपकी कहानी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसको जैसे ही काटेंगे आप 15 से इसको आप जैसे ही काटेंगे तो ये 15 चौको 60 हो जाएगा और 15 दूना 30, यानी 42 टाइम्स में ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 84। यानी एक दिन में कितने बल्ब खराब हो रहे हैं, 84 बल्ब खराब हो रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, खराब बल्ब हैं। ठीक है ना, ये क्या है, 84 खराब बल्ब हैं। आ गई क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको जिसको बेसिक्स आता होगा, जिसने क्लास में कंसंट्रेट हो गए, क्योंकि ये 5th क्लास स्टैंडर्ड का है, ये 5th क्लास के स्टैंडर्ड का है, सभी को पता होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है। बस यही लेकिन अगर आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, समझते नहीं हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी अगर आसान भी तो प्रश्न रहेगा तो वो आपको कठिन ही लगने वाला है। उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी बेहतरीन वो क्यों ना टीचर हो आपको समझाने वाला, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं खुद से, तो कोई आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग को पता है, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट ए स्ट्रेट लाइन हैव 180 डिग्री। आप सभी को पता है 180, जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये पूरा टोटल 180 डिग्री का कोण बना रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा और इस एक्स को जोड़ूंगा, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। बस यही आपको समझना है। 75 डिग्री को जोड़ूंगा, 42 डिग्री को जोड़ूंगा और एक्स डिग्री को जोड़ूंगा तो 180 मुझे मिलना चाहिए। तो बस अब आपकी कहानी यहाँ पर क्लियर हो गई, एक्स डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कैसे, 180 डिग्री में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। जैसे ही ये इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 7 4 11, यानी 117। ठीक है, तो एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 63 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही आप, मैं अगर मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे बनने वाला भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण जब बनेगा तो मैं कह सकता हूँ 42 डिग्री, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, ये तीनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 42 डिग्री प्लस 63 डिग्री जो कि अभी मैंने निकाला है, प्लस वाई डिग्री, ये कितना डिग्री आने आएगा, 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल, आगे बात समझ में। तो वाई डिग्री इसका टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 105। ठीक है ना, 105 डिग्री। तो वाई डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वाई डिग्री की आ गई 75 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है ना, अब आपसे एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक्स आपको कितना मिला है, 63 डिग्री, और ये वाई मिला है 75 डिग्री। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 5 12, 5 3 8, 8 किसके यूनिट डिजिट पे है, इसी के यूनिट डिजिट पे है। यहीं से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा तो वही 138 डिग्री। ठीक है ना, ये फोर्थ ऑप्शन आपका जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना रहेगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक है, बेसिक से ही चलना है। कोई ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को। इनको समझ में नहीं आता है कि सर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है कि पढ़ना है कि क्या करना है सर। तो देखो बच्चों, ध्यान से इसको समझने की जरूरत होती है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या कह रहा है मेरा प्रश्न। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ें
तो भाई जो स्टेटमेंट दिया है उसको आराम से पढ़ दो पहले, और उसके बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहले स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल जो है उसकी लंबाई बराबर होती है। यानी कोई स्क्वायर है, उसका डायगोनल जो है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और एक दूसरे को के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, या 90 डिग्री का एंगल बनता है इनका बीच में। इनके बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक वर्ग के विकर्ण लंबाई में बिल्कुल बराबर होते हैं। जब भुजाएं किसी भी आकृति का भुजा बराबर होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसमें बनने वाला कोई भी लाइन होगी तो वो भी बराबर होगी। तो डायगोनल की बात है तो अंदर डायगोनल जो खींचा जाता है तो वो भी बराबर होगा, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही काटेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर एक दूसरे को सीधी सीधे सीधे काटती है, बराबर रेखा एक दूसरे को सीधा सीधी काटती है, तो वो परपेंडिकुलर ही काटती है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट वन जो है ये सही माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि एक सम चतुर्भुज रोम्बस है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा रोम्बस। और उसके बाद से क्वाड्रिलेटरल बड़ा, अब दोनों में ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो रोम्बस में के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यही चीज आपको रोम्बस के बारे में बता रहा है। लेकिन रोम्बस जो है ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है ना, तिरछा इस तरह से होता है। ये पूरी तरीके से स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। तो स्क्वायर नहीं होगा तो इसका डायगोनल जो है अ, ये इक्वल नहीं होता। ये वाला डायगोनल लंबा होगा और ये वाला डायगोनल क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों, एक दूसरे से परपेंडिकुलर जरूर होते हैं, ठीक है ना, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। तो ये हम कह देंगे कि स्टेटमेंट टू हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ऐसा क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की, ठीक है ना। तो अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर विथ ऑल फोर साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसकी जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर यहाँ वाला भी देखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में वे 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर भी सिंपल सेम सेम एंगल होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर चारों जो स्क्वायर में चारों भुजाएं, चारों दोनों डायगोनल्स, उसके बाद एंगल्स, ये सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। वहीं रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस में देखिएगा, रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये एक तरह का हम कह दें तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बस यही यही उसका वो है। विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसके ये चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, मतलब ए ये होंगी ना, ठीक है ना। पूरे इसकी भी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन डायगोनल क्या होगा? डायगोनल बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, और ये एक वर्ग है। आगे बात समझ में? इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। एंगल ए, ये वाला एंगल, और एंगल सी, ये आपस में बराबर ये आपस में बराबर होते हैं। ये भी एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब आगे आगे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि अगर आपकी डी की वैल्यू अगर 60 दे रखी है और बी की वैल्यू पूछ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना, 360 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजक, ये क्या करता है? बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब इसको आधा आधा में डिवाइड करता है। जो भी एंगल है उसको आधा आधा में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट रोम्बस इनटू टू इक्वल एरियाज। इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों को आपस में बराबर में डिवाइड करता है। ये वाला भी एरिया और ये वाला भी एरिया, दोनों ही बराबर एरियाज होंगे।
आगे बात समझ में? ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये स्लाइड ऐड किया है। बाकी अगर मैं दूसरे आप सॉल्यूशन में दूसरे भी सॉल्यूशन करवाते हैं, लेकिन स्पेशली जो बच्चे हैं वो इस चीज बेसिक्स को भी समझें, इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि आपको मैं बेसिक भी समझाते हुए चलूँ, ठीक है ना? आगे बात समझ में? आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए के जगह पे आपको 5 रख देना है, बी के जगह पे 15 रख देना है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। करेंगे कैसे? ए अपान बी, यानी ए आपको 5 दिया हुआ है, बी 15 दिया हुआ है, +1। ठीक है, अब जैसे दिया हुआ पहले वैसे रख दीजिए, और यहाँ पर 15/5 प्लस बी माइनस ए यानी बी-a। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा, जैसे कि बच्चों के अंदर ये समझ में आता है, एक सेकेंड, बच्चों के अंदर ये वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि सर हम इसको इसको काट सकते हैं, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर काट देंगे तो आप जीवन में सबसे बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामने देखिए प्लस है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तब हम काट सकते थे, यहाँ प्लस होने की वजह से हम यहाँ पर काट नहीं सकते, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बॉडमॉस नियम आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इस 1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम एलसीएम में लेते हैं तो हमारा 15 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट जब जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम ब्रैकेट को एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पर जो है 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए इसके कुछ बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 15×5 = 20 गुणे 15/5 प्लस 10। तो इस 15 से ये 15 कट गया, और 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 + 10। ये पहले मैंने क्यों किया? आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस था। अरे भाई, मल्टीप्लाई है ना पहले, तो मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? इधर कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 14, ठीक है ना? ये आपका ए ऑप्शन, आपका 1 ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्लियर? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको, आप लोग बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी के कहने पर मार्केट जाते होंगे सब्जी लाने के लिए। तो सब्जी लाने जाते होंगे, तो आप अपने ऊपर मान के चलिए, ठीक है ना? यहाँ पर महिला मैंने काट दिया, यहाँ पर महिला नहीं है, आप अपने आप को मानिए। आप गए मार्केट में, आप 5 किलो और 640 ग्राम आलू खरीद रहे हैं, ठीक है ना? सस्ता है आजकल, तो 5 किलो एक ही बार में खरीद लिए। 5 किलो हम लोग के यहाँ पे एक पसेरी कहलाता है, ठीक है ना? एक पसेरी को हम लोग 5 किलो बोलते हैं। तो 5 किलो 640 ग्राम आलू खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद से 3 किलो 37 ग्राम प्याज खरीद रहे हैं, और 6 किलो 8 ग्राम टमाटर खरीद रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि टमाटर खरीदने के बाद देखा कि उसमें से 6 किलो टमाटर खरीदने के बाद 2 किलो टमाटर उसमें से सड़े निकल गए, खराब निकल गए। तो 2 किलो 45 ग्राम हम लोग टमाटर ने वापस कर दिया उसमें, ठीक है? अब जो बचा, जो सब्जी आपके पास बचा, जिसको आप घर लेके आए, वो कितना लेके आए, बस उसी को बता देना है। तो बड़ा सिंपल है, 5 kg 640 ग्राम क्या है आपके पास, आलू है, ठीक है ना? और उसके बाद से 3 kg और कितना, 37 ग्राम आपके पास क्या है, प्याज है, ठीक है? और उसके बाद से, अब रुक जाइए, अब यहीं पे रुक जाना है। टमाटर आपने कितना खरीदा है, 6 kg और 8 ग्राम, ठीक है ना? जिसमें से 2 किलो 45 ग्राम क्या हुआ है, खत्म हो गया है, यानी खराब हो गया। इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है? और यहाँ बचा आपका 4, यानी 4 kg 35 ग्राम।
अब इसमें से इसको प्लस कर दीजिए, जो भी बचा 4 kg 35 ग्राम पुट ये टोमेटो। ठीक है, टोमेटो आप ये लेकर आ रहे हो। अब इसको प्लस कर दीजिए। यहाँ पर आपका कितना आ गया, 0 7 7 और 4 11, 11 और 5 6 16 3 3 9 3 3 6 6 6 12 और 12 और 1 13 का 3 कैरी 1। अब देखो इसी से आ जाएगा, ये 360 आ गया ना, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 13 पॉइंट ये 13 kg और 360 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही कहानी है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 35 लिफाफे का मूल्य इतना रुपए है, तो हम 730 रुपए में इस प्रकार के कितने लिफाफे खरीद सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 35 लिफाफे हैं तो एक लिफाफे का रेट निकाल लेते हैं, क्या करना है। 35 लिफाफा है तो एक 35 लिफाफा का दाम कितना है, 87.50। तो एक लिफाफे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 87.50 अपान 35। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को अगर हम इधर खसकाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8750 अपान 3500। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से इसको काट सकते हैं आप, क्योंकि 5 से बड़ा इजी होता है। वैसे अगर मुझे अगर सॉल्व करना होता तो मैं 25 से बड़े नंबर से देखता। चलिए 5 से ही कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो 5 से बन जाए 35 जीरो, और 5 बन जाए 5, बचा आपके पास 3, 17 हो गया, 5 3 15, बचा 2। ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से काट देते हैं। 7 से 10 बार में, और ये कट गया 7 1 जा 7, उसके बाद 65 है ना, तो कितने बार में कटा है, 7 6 13, 7 6 13 है, तो ये कितने बार में कटेगा आपका, लगभग 1 मिनट, ये आपका जो है ये आएगा आपका, कितने बार में कटा था मैंने, 70 बार में ये कटा, 5 बन जा 5, बचा कितना आपके पास, 2। अच्छा 5 5 जा 25, ये 5 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 7 दूना 14, और 25 25, ये 10 के वजह से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, एक एक नंबर पे पॉइंट आ जाएगा। तो एक एक लिफाफे का दाम हो गया 2.5 रुपये। तो 730 लिफाफे का कितना 730 रुपये में कितना लिफाफे आ जाएंगे, दोनों तरफ 730 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपके पास कितना नंबर कितना आएगा, सॉरी, यहाँ पर 730 रुपये आपको चाहिए ना, तो 730 रुपये में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, ये रुपया है। तो आप एक काम करो, 1/25, यानी 25 को इधर लेके आओ, 1.25 को, और यहाँ से 730 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 730 रुपीज़ में। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा ये, ये आपका कट जाएगा 25 में, ये कट जाएगा आपका 25 टू जा 50, यानी 50 हो गया, 25 टू जा 50, बचा आपके पास कितना, 23। 23 और 23 और ये हो जाएगा 0, यानी 230, 230 हो गया। जब 230 हो गया तो 230 25 का टेबल इतने बार पढ़िए कि 230 से कम आ जाए, 230 से कम आ जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 9 जा 225, हाँ ठीक है ना, तो 29, और फिर बचा किसने कितना आपके पास, 5 5 बचा,
फाइव जीरो बचा, यानी 50 पॉइंट है ना, तो पॉइंट्स को हटाने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर जीरो लगा देंगे। तो इस ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 25 टू जा 50, यानी 292 रुपीज़, सॉरी 292 लिफाफा। ठीक है ना। अगर इसको आपको नहीं समझ में आया, मतलब काफ़ी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा हो आपको, अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, थोड़ा आपको ऑड लगा हो, तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ जो आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखिए, करना क्या है, जैसे कि 35 लिफाफे हैं, 35 लिफाफे का मूल्य 87.50 है, तो आपको कितना लिफाफा चाहिए, इतना रुपया है। तो मैं कह सकता हूं कि सर 1 रुपए में 35/87.50 लिफाफे आएंगे सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 730 रुपीज में कितने लिफाफे आएंगे तब। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए, दो पॉइंट को हटाने के लिए मुझे ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 730 इंटू 300, 3500 अपॉन 8750, और यहाँ पर 730 रुपये वाला ही निकालना है हमको। 730 रुपये में कितना लिफाफा, ये अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, 292 लिफाफे। ठीक है ना। चलिए मैं कर ही देता हूँ, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया तो आपने, फिर इसको जैसे ही काटोगे, इसको जैसे ही काटोगे तो आपका कितने बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा 25 बार में। अभी ने काटा है यहाँ पर, आपको देखो यहाँ पर, यहाँ नीचे 25 है, इसको जैसे ही काटोगे 730 से तो कितना आएगा, 292 आएगा। बस, यानी 730 रुपीज़ में कितना लिफाफा बना लोगे, 292। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, एक, नंबर एक, नंबर एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बस तरीका अलग अलग है, तो आपका नज़रिया अलग अलग होगा, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। दोनों मैंने तरीका आपको बता दिया। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, क्योंकि मैंने एक एक वैल्यू निकाल कर फिर उसके बाद से सॉल्व किया, और यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, जिसको ये अच्छा लगा हो ये इसको समझ ले, जो इसको ये अच्छा लगा हो वो समझ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 512 पाने के लिए 179.08 और 220.17 में क्या में योग में क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब इसमें हम लोग क्या ऐड करें। ठीक है ना। तो 179.08 में ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, 159 यहाँ आ जाएगा 25। अब 512 में से इसको घटा देंगे तो उतना मेरा आंसर आ जाएगा, 199.25, तो ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा आपका तीन, सॉरी कितना है, इसको इधर कैरी दिया तो यहाँ वन ही बचा ना, वन, ये टू हो गया, और ये हो गया जीरो, यानी 10, 7 गया, 9 गया 1, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 312.75। वैसे 7 5 आने वाला, 7 5 वाला यही ऑप्शन था, दो ऑप्शन, ये तो था ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 48% 120 है, तो उस संख्या का 170% क्या है। कोई संख्या है, उसका 48%, 48% मतलब 48% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 48% को 48/100 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 48% 120 है, काट दीजिए, काटो यहाँ पर, 12, 12 चौको 48, और 12 10 जा 120 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, यानी 1000। ठीक है, कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया।
और इधर 1000 हो गया, और इसको डिवाइड भी तो करना है। तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, इसको काट दो पहले, 25 बार में कटेगा, एक ही बार में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड दोबारा लास्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 250, ठीक है ना। अब इसका 170%, 170% अपॉन 100 काट दो, इससे ये कट गया। 25 × 7 करोगे तो 75, ये आपका कितना आ जाएगा, 75 5 जा 85, ठीक है ना। और 17 2 जा 14, सॉरी 17 2 जा 34, तो ये आ गया 5, और 8 और 4 12 का 2 करी 1, 425। तो कितना आ जाएगा 425। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीन का एक आयताकार टुकड़ा है जिसका जो डायमेंशन है वो 700 मीटर गुणा 500 मीटर है। इसे चार तार से 4 बार, मतलब 4 बार घेरना है तार से, ठीक है ना। कोई मान लो कोई मान लो यहाँ पर कोई आयताकार वो है, तो ये 700 और 500 मीटर का है। इस पे जब तार लपेटना है हमें, तो यहाँ से लपेटना शुरू किए, ये हो गया एक बार, ये हो गया 2 बार, ठीक है, फिर 3 बार, फिर 4 बार। इस तरह से 4 बार आपको लपेटना है। तो बताना है आपको कितना लंबा तार की आवश्यकता होगी, यानी मार्केट से आपको कितना लंबा तार खरीद करके लाना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सा तरीका है। आपको पेरीमीटर निकालना है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। तो 2 × L लेंथ क्या है 700 है, और प्लस 500 है, ऐड कर दो, 2 × 1200, 7 5 12, 1200, तो कितना हो जाएगा 2400, सॉरी 2400 सेंटीमीटर। तो 2400 सेंटीमीटर तो आया है, लेकिन 4 बार लपेटना है ना इसको। कितने बार लपेटना है, 4 बार। तो 4 बार लपेटने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 4 बार लपेटने के लिए आपको 4 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। 4 बार लपेटने के लिए 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 24 × 4 = 9600, यानी 9600 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12th नंबर क्या है कि ये एवरेज है, एवरेज बताना है, ठीक है ना। एवरेज एवरेज दिया हुआ है 15, उसी में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज आप सभी को पता है कि एवरेज इक्वल टू होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर, टोटल नंबर, यही होता है। तो एवरेज दिया हुआ है आपका 15, टोटल नंबर क्या है 15 + 12 + 17 प्लस x + 5 प्लस x - 1 + 22, ठीक है। और अपान कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो अपान 6 कर दो, 12, ये हो जाएगा 7 2 9 5 2 7, 27 27 और 10, 37 37 37 और 7, 37 और 7 44, 44 और 20 64, 64 और 2 66, 66 हो गया, 66, 66 और 5, 60, आपका कितना हो गया 66 और 5 71, 71 में से ये वाला एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 70, और ये x और ये x मिलकर कितना बनेंगे 2x बनाएंगे अपॉन 6, ठीक है। और इधर है 15,
अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 6 जा आपका हो जाएगा ये आपका 60, 15 6 जा 90 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 70 प्लस 2x। और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस 70 इक्वल टू 2x। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, सॉरी 20। और x इक्वल टू तब कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यानी 1 ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि एक वृत्त में 3 व्यासों द्वारा बराबर क्षेत्रफल वाले 6 त्रिज्या खंड बनाए गए हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड में 2 आसन्न त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए कोण का माप बताइए। यानी 6 सेक्टर्स of equal area are formed by the 3 diameters in the cycle. The measure of an angle formed by 2 adjacent radius in each sector. अब देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर क्या है, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है। तो मैं बता दूं, यहाँ एक सर्कल है, ये इसका क्या होता है, आधा, ये इसका आधा रेडियस होता है, पूरा डायामीटर होता है। ठीक है ना, पूरा डायामीटर। जैसे कि आपको अगर ये काटा जाए इसको 6 भागों में, वही चीज बोल रहा है कि 6 भागों में अगर बांटा जाए तो प्रत्येक खंड में 1 2 3 4 5 6 में 2 आसन्न त्रिज्याएं द्वारा, यानी दो, इससे और इससे बनाए गए कोण का वैल्यू बताना है आपको। यानी ये, फिर ये, ठीक है ना, ये कोण आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का बनता है, टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। और कितना वो है, ये लाइंस कितनी है, 6 है। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 60 डिग्री ईच। ये आपका आंसर है चौथा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो अब देखो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। 6 का मल्टीप्लाई इससे करो, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3। तो आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में छोटे से बड़ा में जाते हैं। तो छोटा कौन है इसमें, 3 और 12 में ये छोटा है। तो फिर आगे इसी को कैरी ओवर करते हैं, ये खत्म हो गया। 9 1 जा 9, 5 6 जा 30, अभी भी ये छोटा है। फिर अब इसका और इसका ये तो खत्म हो गया, इसका और इसका देखते हैं। 12 1 जा 12, 6 7 जा 42, अभी भी छोटा है। यानी 1/6 से शुरू होने वाले ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इस 4 और 1 में से कोई एक हो सकता है। तो देखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद अब तो ये खत्म हो गया, इसको खत्म कर देते हैं। अब इसपे इसको और इसको देखते हैं, 2/3 और 5/9 में। 9 2 जा 18, 3 9 जा 15। अब देखो ये बड़ा हो गया, अब ये खत्म हो गया। अब इससे ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये छोटा है तो इसको लेना पड़ेगा। अब 12 5 जा 60, और 9 7 जा 63, 5/9। इसमें भी 5/9 है, इसमें भी 5/9 है। तो कोई बात नहीं, अब इन दोनों को देख लो, ये और ये। ठीक है, इसको इसको देख लेते हैं। 7/12 और 12 2 जा 24, और 3 7 जा 21। तो छोटा कौन सा है, 7/12। तो यानी आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना और इतना है। सबसे लंबे मापक की लंबाई जिससे कमरे में की तीनों विमाओं को मापा जा सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें आपको HCF निकालना रहता है। सबसे 3 डायमेंशन दिया हुआ है, सबसे बड़ा डायमेंशन आपसे पूछा है, HCF निकाल लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो HCF निकालने का बहुत सिंपल तरीका। अब कुछ आप लोग ऐसे करोगे ना, ऐसे 2 5 जा 10, हाँ, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, ऐसा नहीं निकलना है। ऐसे निकालना पुरानी बात हो गई। अब ये नया तरीका देखो, 10 0 5 0 7 5 0 4 2 5, इन दोनों को माइनस कराओ। 10 0 5 0 को जैसे ही माइनस कराओगे तो तुमको कितना मिलेगा,
300, और इन दोनों को माइनस कराओगे तो कितना मिलेगा 325, और जैसे ही इन दोनों को माइनस कराओ तो मिलेगा कितना 25। अब इस 25 से देखो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसका मतलब यही तुम्हारा HCF भी हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या है HCF है। कोई भी कितना भी बड़ा HCF निकालने वाला क्यों ना क्वेश्चन हो, ये एकदम जादुई तरीका मैंने आपको बता दिया, और आप आश्चर्यचकित होंगे इस तरह से HCF निकलता था, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको पता भी नहीं हो। आप रुकिएगा, ऐसे ऐसे ही तरीके जानने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज लेकर आया हूँ। लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन तक 25 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में करेंगे। 50 इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना 50 क्वेश्चंस में, आप लोग खुद ही बोर हो जाते हो कि भाई छोड़ो 50 क्वेश्चन है, नहीं होगा एक बार में, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर है वो। कोई भी मैं कराने के लिए 50 क्वेश्चन आराम से मैं करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत कंफर्टेबल है, आप वॉच कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को अभी तक इस क्वेश्चन तक देख रहे हैं, वो वीडियो की लेंथ मतलब जो स्पीड है वो 2.5x कर लें, ताकि उन्हें चीज़ें कुछ कुछ मतलब समय को यूटिलाइज कर पाए। बस कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। 2.5x पे करके देख सकते हैं। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वही थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही बेसिक तरीका है, आपको समझाना है मुझे कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वह अवश्य 8 से विभाज्य होगी। क्या ये कहना सही होगा? नहीं, क्योंकि जो 4 के टेबल में आता है वो 8 के टेबल में 8 के टेबल में आएगा, ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखो 12 जो है 4 के टेबल में आता है, ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वहीं 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है। यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित है तो 15 से भी विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है, और ये इन दोनों का फैक्टर है, 15 का फैक्टर है ना 3 और 5, 3 और 5 क्या है 15 का फैक्टर है, तो 50, जाहिर सी बात है जो कोई नंबर 15 से डिवाइड होगा वो 3 और 5 से डेफिनेटली होना है। अब देखो सी में क्या दिया है, 2 और 8 से विभाज्य जो संख्या होगी वो 16 से भी होगी, बिल्कुल होगी भैया, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसका क्या है, फैक्टर है। अब बोल रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है, दो क्रमागत संख्याओं का योग। अब देखना क्या बोल रहा है कि मान लो दो क्रमागत विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, यानी विषम संख्या मान लो कौन सी, हम मान लेते हैं 3 है और 5 है, तो 5 3 8, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर और ऑड नंबर लेते हैं, 5 प्लस 7 12, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 11 प्लस 13 24, 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 से डिवाइड होता है, यानी ये भी आपका ट्रू है, यानी 3 आपका ट्रू है, यानी बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी आपका ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ए ने 3500 रुपए 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, और फिर बी ने 4200 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, और फिर सी ने इतना 2800 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, याद रखिएगा। अब देखा, अब यही तो क्वेश्चन है, देखिएगा ए बी और सी, आप मान लो तीन दोस्त हो, तीन दोस्त हो ए बी और सी, आप तीन दोस्त हो,
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI = P × R × T/100। ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, ए 3500 रुपये जमा कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, समय है आपका 3 साल, बटे 100, काट दीजिए। 4×3=12, यानी 35 × 12, 12×25 = 60 के शून्य हासिल लगा 6, 12×3=36 और 6 300, सॉरी 420, 36 और 6 42, 420 रुपये। यानी इसको ब्याज कितना रुपए देना मिल रहा है? 420 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब आते हैं बी के ऊपर। बी के पास भी वही चीज है। क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 4200 P × R 5%, समय 2%, डिवाइड 2 जीरो उठ गया 420। ये भी 420 रुपये ब्याज के रूप में जमा कर रहा है। सी के लिए भी वही चीज करेंगे, 2800 × 3 × 5 बटे 100, काट दीजिए। 28 × 15 420, ये भी वही आएगा। अब तीनों सेम ब्याज दे रहे हैं, तो पैर ए ऑप्शन में क्या बोला है कि ए तथा सी प्रत्येक को 40 200 420 साधारण ब्याज देना होगा? नहीं। ए तथा बी प्रत्येक को नहीं, ये तीनों को देना पड़ेगा। यानी तीन, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तीनों को देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th नंबर का क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। 18th नंबर आपसे क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को जोड़कर एक ठोस घना बनाया जाता है। यानी क्यूबॉइड, ये सॉलिड क्यूबॉइड बनाया जाता है। किसको? क्यूब्स को, 3 क्यूब्स को जोड़कर, जिसका साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, हम लोग 3D वाले में हमेशा वॉल्यूम लेते हैं और 2D वाले में एरिया लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ये सब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। साइड का क्यूब, ठीक है ना? क्यूब आप सब लोग जानते हो, ऐसा होता है, क्यूब है, ठीक है ना? 3 ऐसे क्यूब हैं, इसको मिलाकर एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना हो गया। तो इसका साइड कितना है? 4 है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब होता है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? और अब टोटल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूबॉइड, ये क्या हो जाएगा? 3 क्यूब हैं और सबका वॉल्यूम कितना होगा? 64 64 64 होगा। तो 64 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 4 या 12 का 2 कैरी 1, 3 6 या 18 और 1 192 सेंटीमीटर क्यूब। 2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये बड़ा ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये सब आप रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में कर देगा और मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में कर देगा, यही होता है। और क्योंकि आपको दोनों ही आना चाहिए तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना? बोल रहा है कि एक आपको एसर्शन दिया हुआ है, यानी अभिकथन दिया हुआ है, उसका एक आपको रीजन दिया गया है आर करके। ठीक है ना? तो उसको आपको बताना है कि एसर्शन और रीजन दोनों आपस में मतलब रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो 41 एक अभाज्य संख्या है, ये कह रहा है अभिकथन में। 41 एक अभाज्य संख्या है, तो हम सभी को पता है 41 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, बिल्कुल होंगे, एक और वो स्वयं। ठीक है, इसके 2 ही होंगे। तो बस कहना कहना ये चाहता है ये, अब ऑप्शन में यही चाह रहा है कि ए सही नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है भाई? ए से तो सही है, ये तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, हाँ दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका यह है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इसका बस पेरीमीटर निकालना है। अभी मैंने बताया पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो 12×3=36 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि दो न्यून कोण सदैव संपूरक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि दोनों को x प्लस वाई को अगर हम जोड़ दें, x डिग्री और y डिग्री को जोड़ दें तो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब दोनों एंगल को जोड़ें तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये केवल और केवल एक्यूट एंगल में ही पॉसिबल है कि दो एक्यूट एंगल को अगर हम जोड़ें तो हमारा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया ये दो संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बोला कि दो अधिक कोण सदैव संपूरक होते हैं। भाई दो अधिक कोण कैसे संपूरक, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से अधिक का होता है, तो दो, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 90 डिग्री से अधिक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और कह रहा है कि दो बराबर कोण जो समकोण के आधे के दो गुने के बराबर होते हैं संपूरक होते हैं। बिल्कुल, कैसे, 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 45 डिग्री, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें फिर दोबारा से तो फिर हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उत्तर सही होगा, यही दो, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब सॉरी सी, अभी ये सी है, अब डी वाला देखते हैं। एक न्यून कोण तथा एक अधिक कोण सदैव संपूरक होंगे। एक न्यून कोण मतलब मान लो 30 डिग्री है, और एक अधिक कोण जो है वो 70, नहीं सॉरी, अधिक कोण मतलब आपको ऑब्ट्यूज एंगल यानी 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये तो 130 है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता, तो ये आपका राइट आंसर, मतलब ये आपका ऑप्शन डी जो है वो भी गलत होगा, ठीक है ना। तो बोला है कि सही उत्तर का चयन करना है, वो तो एक ऑप्शन तो केवल है हमारा सी ही ऑप्शन सही हुआ है। अच्छा, दो निकट शब्द संपूरक होते हैं, ये सही होगा, दोनों ही संपूरक होंगे बिल्कुल। तो ए और सी आपका सही होगा, दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला है, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो पुट करते हैं, पुट करके ऑप्शन पुट करके ही हो पाएगा, 3 3 3 3। तो आप ये देखो, 8 में से 3 माइनस करोगे तो कभी 3 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऐसा आपको नंबर चूज करना है जिसको अगर आप यहां पर रखते हो, यहां पर रखते हो, तो इसमें से घटाओगे तो यही वाला आपको नंबर मिलना चाहिए। तो केवल और केवल 4 ही ऐसा नंबर है जिसको आप 8 में से घटाओगे तो यहां पर आपको 4 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 25, 40, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कुछ नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं है। करोगे कैसे, करना कुछ भी नहीं है, आपको करेंगे करना क्या है, 25, 40 और 60, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूं, एकदम नया तरीका। यहां पर 5 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 25 है, 4 का या 2 का 8 है, और 3 अकेले है, तो बस यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 25, 25 अठे होता है आपका 200, 200 तिया 600, 600। तो 600 जब आएगा तो 600 तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो ये तो 600 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन इसमें बोला कि 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी वो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 609, राइट आंसर 3, ठीक है। आगे बात समझ में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें तुमको देखने के मतलब जानने के लिए मिलेंगी। बोला दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वृत्त की ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट हुज बाउंड्री पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। बोल रहा है कि एक सर्कल है, इसको ध्यान दीजिएगा,
ये क्या होता है ना, ये इसका रेडियस होता है। ये क्या है, रेडियस है। अगर यहाँ से यहाँ कोई भी लाइन मिलाते हैं तो ये होता है कॉर्ड, ठीक है ना। और जैसे ही हम इस वाले पॉइंट से गुजार कर ये पूरा मिलाते हैं तो ये बन जाता है डायामीटर, ठीक है। और यहाँ से ये चला जाता है तो इसको बोलते हैं सेकंड, मतलब छेदक रेखा, SECANT। और जब इससे गुजर कर एक लंबी ऐसी रेखा जाती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसको टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है ना। आ, तो जो सेकेंट होता है ना, मतलब ये जो सेकेंट है, छेदक रेखा है, मतलब ये छेदक रेखा है। ये क्या है ना कि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हम कह सकते हैं एक लाइन है, लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है, रेखा खंड नहीं है। ये लाइन है लेकिन रेखा खंड नहीं है, ठीक है ना। और फिर बोला है स्टेटमेंट सेकेंड, जीवा वृत्त के केंद्र से होती हुई ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ए chord is a line passing through the center of a circle and intersecting the circle at 2 point। बिल्कुल बिल्कुल करता है। आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ये दोनों आपको इसके इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। तो क्या लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट जो है, लेकिन हाँ देखो गलत है, इसमें भी है, स्टेटमेंट टू में भी गलत है। देखो क्यों, स्टेटमेंट टू भी गलत है क्योंकि यहां पर आप देखो ए कॉर्ड इज ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करता है, लेकिन मतलब इंटरसेक्ट मतलब ये लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, ये आगे नहीं बढ़ रही है। इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्ट कब करती है, जब लाइन काट कर आगे बढ़ जाए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी दोनों ही आपके असत्य होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। बोल रहा है कि यदि कॉफी, और इसके बाद से सरप्राइज भी बताना है आपको, कॉफी का मूल्य 24 रुपये 100 ग्राम तथा चाय का मूल्य 180 रुपये प्रति किग्रा है, तो कॉफी के मूल्य तथा चाय के मूल्य का रेशियो बताना है आपको। तो हम क्या अगर बात करें कि सर 24 रुपये पर ग्राम 100 ग्राम है, तो इसका मतलब यानी 240 रुपये 1 केजी का पड़ रहा है। और ये तो कॉफी की बात हो गई, और 180 रुपये पर केजी आपकी चाय है। तो करेंगे क्या, 240 और 180, जीरो से जीरो कट गया, काट दीजिए। 6 चौको 24 और 6 3 18, यानी 4:3। आपका ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपके उस डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग तैयार हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए। आप सभी के लिए मैं वो सरप्राइज लेकर आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, खास करके आर के सेंट्रल अकेडमी के बच्चों के लिए। अगर कोई बाहर आर के सेंट्रल अकेडमी के बाहर भी कोई विद्यार्थी है और वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है तो जरूर उसका स्वागत है, ठीक है। आइए, तो एक बड़े सरप्राइज का यहाँ पर पर्दा उठाते हैं, बड़े सरप्राइज पर से। तो सरप्राइज आप लोगों के लिए यही है कि फाउंडेशन कोर्स मैंने आप सभी को लिए लाया है, और एकदम मतलब आपके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए
और मैंने ये इसका प्राइस जो रखा है वो मात्र 1800 रुपये रखा है। और ये जो पैसा है एकदम आप समझ लीजिए कि मैं पेरेंट्स के से बात करना चाहता हूँ कि ये आपके बेटे के भविष्य के लिए अभी आप मतलब आप इन्वेस्ट करें 1800 रुपये, लेकिन अगर वो जीएनवीएस या सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास आउट कर देता है तो आगे उसके भविष्य में खर्च होने वाले 18 लाख रुपए आप बचा लो। क्योंकि इसके आगे की पढ़ाई अगर वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेता है तो उसके आगे की पढ़ाई का 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ता है। पूरा खर्चा गवर्नमेंट अपने पास से लगाती है। आपके बच्चे के फ्यूचर में जो पढ़ाई उसे वो करना चाहता है वो पूरी खर्चा जो है वो रहने का खाने का सारा चीज का व्यवस्था सरकार करती है। तो उसके लिए 1800 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये शुरू हो चुका है, होने वाला है, शुरू होने वाला है 16 जून से। 16 जून से बिल्कुल इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और आर के सेंट्रल एकेडमी के रिसेप्शन पे आकर आप इसका फॉर्म भर कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या इसमें मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है, हाइब्रिड क्लास मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलेगा। जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा बच्चों को वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से, ताकि बच्चे रूट लेवल जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी बच्चे आसानी से सारी चीज़ों को कवर कर सके। ठीक है ना। 24/7 सपोर्ट है, यानी जो भी बच्चा है डाउट क्लियर कर सकता है। एक ग्रुप रहेगा जिसमें सारे बच्चे अपना जो है मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आगे बात समझ में, 6 महीने के लिए ये रहेगा। ठीक है, 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने का फीस मैंने आपको 1800, मुझे नहीं लगता कि 300 पर मंथ के हिसाब से कोई आपको इतने कम में तैयारी करवा सकता है। फाउंडेशन कोर्स है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा सारा कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा, बाद में आप देख भी सकते हो। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, हर तरीके का डाउट क्लियर कराने के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं और एकदम आप लोग तैयार हो जाइए। जो बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाइए। 16 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है। 25 क्वेश्चन का जो ये बचा हुआ 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो बचा हुआ है वो सब क्लियर करेंगे। और जो रीजनिंग वाला वीडियो है वो अलग से आएगा। ठीक है ना। रीजनिंग वाले क्वेश्चन का वीडियो अलग से आएगा। और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए। और समर वेकेशन में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना है आपको, एकदम पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि आप पढ़ाई को भूल जाएंगे तो बाद में चल के आपको, जब पढ़ाई भूल जाएगी तो फिर आपका जीवन कठिनाइयों में भर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।